जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए गुरुरोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया फुल लेंथ टेस्ट का टेस्ट नंबर 7 को हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के टेस्ट नंबर 6 तक को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। इस वीडियो के माध्यम से हम टेस्ट नंबर 7 को कंप्लीट करने वाले हैं। आइए चलते अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 100 तक को काफ़ी अच्छे से देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। तो अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। मराठा प्रशासन में थी। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। ठीक है, और अष्टदिग्गज सेनापति किसके दरबार में थे? तो अष्टदिग्गज नामक सेनापति थे या कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर महान थे। ठीक है, अकबर महान का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 होता है। 1605 होता है, जबकि ब्रिटिश का आगमन होता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, और ब्रिटिश अपना पहली फैक्ट्री लगाती है 1608 ईस्वी में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1820 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि नीचे दिए गए स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, उसका चयन कीजिए। तो आइए हम चयन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद के द्वारा अल हिलाल पुस्तक लिखा गया था, बिल्कुल करेक्ट है। लोकमान्य तिलक के द्वारा केसरी लिखा गया था, एकदम सही है। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था नेशनल हेराल्ड, बिल्कुल सही है। और महात्मा गांधी के द्वारा द पायनियर नहीं लिखा गया था, ठीक है, यह गलत है। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था यंग इंडिया। वैसे बहुत सारा पुस्तक लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो यह एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 ईस्वी में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आइए हम देखते हैं, इसको सम्मिलित करते हैं। एक तरफ दिया गया है आपको 1857 के नायक और दूसरी तरफ दिया गया है उसका कार्य क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए बख्श खां कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो बख्श खां नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली से। ठीक है, मौलवी अमतुल्ला कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो ये अवध से नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो यह बिहार के आरा से नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो यह कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, हमने यहाँ पे एकदम करेक्ट मैच कर दिया है, आप उत्तर देख लेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन किए थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी ऑप्शन नंबर ए, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। और इसे लागू कब कर दिया गया था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जानते थे? प्रियदर्शी के नाम से अशोक जाने जाते थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खारवेल के जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, आइए हम देखते
देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है। तो आइए हम देखते हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। बुद्ध चरित्र लिखा गया अश्वघोष के द्वारा, बिल्कुल सही है। कादम्बरी, कादम्बरी ये हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है रत्नावली, ठीक है। और कादम्बरी लिखा गया है किसके द्वारा, था वानभट्ट के द्वारा लिखा गया। कादम्बरी वानभट्ट के द्वारा लिखा गया, तो इसके उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, एक मिनट, धौलावीरा से 3 नगरों के स्थल के अवशेष प्राप्त हुए थे। कहाँ से, तो धौलावीरा से हमें 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए थे, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेलन सही नहीं किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल सही है। लोथल कहाँ पड़ता है, तो यह लोथल पड़ता है गुजरात के भोगवा नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। कालीबंगन, कालीबंगन हरियाणा, ये गलत है। कालीबंगन हरियाणा में नहीं, बल्कि कालीबंगन पीलीबंगन ये दोनों राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और हरियाणा में कौन पड़ता है, तो राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। और रोपड़ कहाँ पड़ता है, तो रोपड़ पंजाब में पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही सुमिलित नहीं है। कालीबंगन कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का वर्णन, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है हमारा कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि एक तरफ महाजनपद दिया गया है, दूसरा तरफ उसका राजधानी दिया गया है, इसे मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। मत देखिए, कुरु का क्या हो जाएगा, तो कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, ठीक है। सूरसेन का क्या हो जाएगा, मथुरा। अस्मक का क्या हो जाएगा, पोतन या पोटली। और मत्स्य का क्या हो जाएगा, तो विराटनगर। देखिए हमने यहाँ पे एकदम बिल्कुल करेक्ट मैच कर दिया है। आप यहाँ पे उत्तर देख लें, उत्तर हो जाए, उत्तर अपने यहाँ पे लगा लें, ठीक है। हमने मैच कर दिया है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपको शिवहर जिला, ठीक है, जहाँ 1888 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है बिहार का, ठीक है। और गया का नाम क्या कर दिया गया, तो गया का नाम गया सी कर दिया गया है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था ऑप्शन नंबर डी, सन 2016 में किया गया था, सन 2016 में किया गया था बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम को, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। तो बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, तो यह कौन सी चोटी है, तो यह सोमेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण थे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया नहीं करता है, मधुबनी करता है, किशनगंज करता है, सीतामढ़ी करता है, ठीक है, लेकिन पूर्णिया नहीं करता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो 27वां अधिवेशन सन 1912 ईस्वी में हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। और वहीं 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ था गया में, ठीक है। कहाँ हुआ था, गया में 37वां अधिवेशन हुआ था। और 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल ने धारण की थी, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर
28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। और प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो वल्लभी गुजरात में हुई थी। दूसरी हुई थी, प्रथम हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही है। और कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। कर्नाट वंश के संस्थापक गंगदेव नहीं हो जाएगा, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? तो बिहार अकेले 90% मखाना का उत्पादन करता है। बिहार का कौन सा जिला? तो बिहार का मधुबनी जिला 98% मखाना का उत्पादन करता है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मजरुल हक के द्वारा किया गया था, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के रूप नाम से जाना जाता है? तो भोर के तारा के नाम से जाना जाता है किसे? तो शुक्र ग्रह को भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। सांझ के तारा के नाम से भी जाना जाता है इसे। सबसे चमकीला ग्रह भी है सूर्य शुक्र, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कौन सा अक्षांश होता है? जिस पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है तो यहाँ पे हमारा होता है भूमध्य रेखा पर, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह किस प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बना होता है या लोहा से, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34 को। प्रश्न नंबर 34 हमारा कह रहा है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36 को। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक निकलती है जलवाष्प, ठीक है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक निकलती है ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प निकलती है। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? तो सबसे अधिक लंबी तट रेखा वैसे गुजरात का है, लेकिन गुजरात ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो गुजरात के बाद हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है कौन? तमिलनाडु, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली है। और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला हिमालय है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39 को। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है, प्रश्न नंबर 40 हमारा कह रहा है कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है यहाँ पे इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया बना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का स्थापना एक साथ हुआ था। कब हुआ था? सन 1945 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दोनों का स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी इन दोनों की स्थापना, ठीक है। और दोनों का मुख्यालय कहाँ है? तो दोनों की मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे अब प्रस्तावना कहते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव? तो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है
प्रश्न नंबर 43 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। आइए हम मिलान करते हैं। ठीक है, एक तरफ दिया गया है भारतीय संविधान के मध्य और दूसरी तरफ दिया गया है यह किस देश से अपनाया गया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अब भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो यह किससे लिया गया? तो यह कनाडा से लिया गया। संघात्मक शक्ति कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ठीक है, हमने यहाँ पे एकदम करेक्ट मिलान कर दिया है। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लें, फिर से मिलान कर देते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो मूल अधिकार लिया गया यूएसए के संविधान से। और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची यह कहाँ से लिया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो यह कहाँ है? तो यह कनाडा में है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। हमने यहाँ पे एकदम करेक्ट मिलान कर दिया। आप उत्तर लगा लें, आप इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40 को। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो आइए हम मिलान करते हैं सूची 1 को सूची 2 से। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान का भाग 9, तो 9 में क्या दिया गया? तो पंचायत दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 9 में दिया गया पंचायत। भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या दिया गया? तो भारतीय संविधान के भाग 8 में दिया गया है आपको संघ क्षेत्र। क्या दिया गया? संघ क्षेत्र दिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में क्या गया? 9 की ए में क्या दिया गया? 4 की ए में क्या दिया गया? भारतीय संविधान के 4 की ए में दिया गया है मूल कर्तव्य दिया गया। और भारतीय संविधान के 9 की ए में क्या दिया गया? तो 9 की ए में दिया गया है नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका 9 की ए में। फिर से हम देख लेते हैं कि भाग 9 में दिया गया है पंचायत, भाग 8 में दिया गया है आपको संघ क्षेत्र, और भाग 9 के ए में दिया गया है नगर पालिका, और भाग 4 के ए में दिया गया है मूल कर्तव्य। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45 को। प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधानित है? तो समान संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46 को। प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो शक्ति प्रदत्त है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 48 को। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय के में लौटा दिए जाते हैं? तो यह लौटा दिए जाते हैं 14 दिनों के अंदर। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50 को। प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है मुझे देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि लोकसभा का कोरम कुल कितनी संख्या का होता है? तो कोरम कुल कितनी संख्या का होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1/10। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 51। प्रश्न में 51 कह रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट का विजेता 2025 का कौन बना? तो यह बना दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका किसे हराकर बना? तो यह बना ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 1500 से घटाकर के 1200 कर दिया गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? तो यह संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 54 को। प्रश्न नंबर 54 क्या कहना है हम उसे देखते हैं।
पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम बना, दूसरा राज्य बना गोवा और तीसरा राज्य बना त्रिपुरा। ठीक है, पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य मिजोरम, दूसरा राज्य गोवा और तीसरा राज्य त्रिपुरा। याद रखिएगा आप इसे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, तो समुद्रयान को लॉन्च किया जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? तो भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदौर को। ठीक है, आप हमें बताइए कि विश्व का पहला कौन सा देश बना जो भिखारी मुक्त देश बना? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो दुनिया भर के 180 देशों में भारत को 151वां स्थान मिला। पिछले बार यह रैंक था 159वां। ठीक है, इसमें प्रथम पे कौन आता है? तो प्रथम में नॉर्वे आता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 151वां। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि ऑपरेशन सिंधु के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन चलाया गया है ऑपरेशन किलर। ठीक है, ऑपरेशन किलर चलाया गया ऑपरेशन सिंधु के बाद। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो कुमार बिरला मंगलम को दिया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो थांगजिंग पहाड़ियाँ स्थित है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि पाताल शब्द का उचित विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी पाताल शब्द का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पाताल का उत्तर हो जाएगा आकाश। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 कह रहा है प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सुंदर शब्द का क्या हो जाएगा? बदसूरत। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 64 को। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि 7 होती हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि 7 कौन कौन से मूल भौतिक राशि होती है। इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा सदिश राशि कौन है? तो सदिश राशि हो जाएगा आपको यहाँ पे विस्थापन। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या नाम है? रक्तदाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्फिग्नोमैग्नोमीटर। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम जाना जाता है, तो यह जड़त्व के नियम से जाना जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिकतम पता चलता है कब? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों गाड़ियों का आवाज़ आती होगी पीछे से, थोड़ा हमारा घर सड़क किनारे है तो थोड़ा इसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़ आप। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 69 को। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो आप हमें इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आइए 69 का हम आपसे चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दें। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70 को। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय
पेन से स्याही निकालने लगती है। क्यों निकलने लगती है? या ज़्यादा हो जाती है, वायु दाब ज़्यादा हो जाती है तब? नहीं, यह वायु दाब में कमी होती है तब। ठीक है, तो वायु दाब में कमी के कारण स्याही निकलने लगती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न 71 कह रहा है कि कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरित नीचे दिए गए हैं। आइए हम उसे देखते हैं कौन सुमिलित है। नीचे दिया गया है कि उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, एकदम सही है। यांत्रिक को विद्युत में चेंज करता है, इलेक्ट्रिक मोटर या विद्युत को यांत्रिक में चेंज करता है। तो केवल 1 और 2 बिल्कुल सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि 1 विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यह विलियन का पीएच मान क्या हो जाएगा? तो 8.5 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 73 को। प्रश्न नंबर 73 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो आइए मिलान करते हैं सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, देखिए, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट। ठीक है, और हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइपो का रासायनिक नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप उत्तर मिला लेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है आपको कौन सा? तो पोटेशियम होती है। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है? तो सोडियम होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑक्सो कार्बन, ऑक्सो कार्बन यह कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम नोबेल गैस कहलाती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 77 को। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो आइए हम देखते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है किसमें? तो नींबू में होता है, बिल्कुल सही है, नींबू में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। माल्टोज होता है, माल्ट में, बिल्कुल सही है। एसिटिक अम्ल होता है, दही में नहीं, है गलत है। एसिटिक अम्ल दही में नहीं होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरका में होता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। और दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सही सुमिलित नहीं है, उत्तर सी। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल किस में होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटी में, बिच्छू में, ये सब में क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। ठीक है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 80 को। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी, हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम क्या होता है? तो यह फफूंदी है, या फफूंदी है यानी फंगी है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 82 को। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि लाल रुधिर कणिकाएं जंतु हैं। लाल रुधिर कणिकाओं जंतु हैं। एक मिनट, लाल रुधिर कणिका विहीन जंतु कौन सी है? लाल रुधिर कणिका विहीन जंतु कौन सी है? तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछुआ है। ठीक है, कछुआ में लाल रुधिर नहीं पाया जाता, यानी कछुआ में रक्त नहीं पाया जाता है रेड कलर का। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83 को। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो कौन सा कीट नहीं है? तो खटमल कीट है, घरेलू मक्खी कीट है, मच्छर कीट है, लेकिन मधुमक्खी, एक मिनट, मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी कीट नहीं है क्योंकि मकड़ी के कितने पैर होते हैं? तो मकड़ी के 6 पाद होते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि
कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 85 को। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि बांस है, तो बांस क्या है? तो एक सेकेंड, तो गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि बांस क्या है? तो बांस है घास। ठीक है, याद रखेंगे बांस क्या है? तो बांस घास है। ठीक है, बांस एक घास है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 86 को। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो आइए हम मिलान करते हैं सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, फल किस में पाया जाता है? तो फल पाया जाता है अंडाशय में। फल कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। बीज कहाँ पाया जाता है? तो बीजांड में बीज पाया जाता है। ठीक है, काष्ठ कहाँ पाया जाता है? तो काष्ठ तना में पाया जाता है। मंड कहाँ पाया जाता है? तो मंड पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एकदम करेक्ट मिलान कर दिया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87 को। प्रश्न नंबर 87 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए हम मिलान करते हैं सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना यह कब आया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आया था 51 से लेकर के 1951 से 56 तक। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना आया था 1961 से 66 तक। ठीक, चौथी पंचवर्षीय योजना कब आया था? चौथी पंचवर्षीय योजना आया था 1969 से लेकर के 1974 तक। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना कब आया था? छठी पंचवर्षीय योजना आया था 1980 से 85 तक। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 88 को। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है, प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसके आकलन किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 89 को। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की बैंकिंग प्रणाली में सबसे उच्चतम बैंक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 कह रहा है, और यह हमारा जीके जीएस का लास्ट प्रश्न है, वह दर कौन सा है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है, वह जानी जाती है? तो वह रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 1 से लेकर के 90 तक जीके जीएस के प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट हो गए। आइए हम दिखा देते हैं आपको 91 से लेकर के 100 तक मैथ्स के प्रश्न, ताकि आप सभी 1 से लेकर के 100 प्रश्न को सॉल्व कर सकें। देखिए 91 से लेकर के हम आपको 100 तक प्रश्न दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आप देखें, और आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको शो ऑफ कर देते हैं सभी प्रश्नों को। ठीक है, आप इसे बनाना चाहें तो वीडियो को रोक करके आप इसे बना सकते हैं। दोस्तों, हमने बहुत मेहनत किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। ठीक है, देखिए हम आपको सारे प्रश्न को काफ़ी अच्छे से दिखा देते हैं, आप इसे देख लें और आप इसे अच्छे से बनाएं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, हमने आपको पूरा 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न को हमने आपको दिखा दिया। चलते हैं दोस्त, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।